आज हम प्रीवियस ईयर के सीडीपी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? अनिरंतरिक, रैखिक, एकरूपता, पृथकता। बताएं इसका आंसर। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? अनिरंतरिकता ये गलत है, रैखिकता ये भी गलत है। आंसर होगा पृथकता, ये भी गलत है। तो आंसर इसका एक रूपता। आंसर क्या है? एक रूपता। अगला क्वेश्चन, बच्चों और बचपन के बारे में समनायकृति दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। दूसरा स्टेटमेंट है, बचपन एक सामाजिक संकृत संकल्पना है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताएं इसका आंसर। बच्चों और बचपन के बारे में समनायकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। तो इसका जो आंसर है, बचपन एक सामाजिक संस्कृति संकल्प। तो इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या है? बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है, या फिर बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है, या फिर बच्चों का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उसमें ना तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और ना ही परिवेश। तो बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या है? तो इसका आंसर है, बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से, ये तो ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक। दूसरा ऑप्शन, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तीसरा ऑप्शन है, औपचारिक क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, संवेदी गामक। तो
चौथा ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक, संवेदी गामक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो पहला है संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर इसका दूसरा। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अवस्थाएं 4 प्रकार की दी। पहली संवेदी गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी औपचारिक क्रियात्मक। तो आंसर इसका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाली नहीं माना था। चौथा ऑप्शन पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना। तो आंसर इसका पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो आंसर इसका पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। तो पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, नैतिक संबंधवाद। इसका आंसर बताएं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। तो पूर्व पारंपरिक, किसमें? पूर्व पारंपरिक अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। अनुकूलन, स्कीमा, मानस, चित्र, प्रक्रियाशीलता। बताएं इसका आंसर। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं। तो स्कीमा शब्द है वो जीन पियाजे ने दिया था। किसने? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, या फिर जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर बताएं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र के बीच में जो बच्चा की जानता है कि और उसमें जानने का सामर्थ्य है। जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा भी जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। देखते हैं। जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसमें
जानने का सामर्थ्य है। कैसा है? सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद, अवलोकन अधिगम, मानवतावादी अधिगम। बताएं इसका आंसर। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह सामाजिक संरचनावाद का उदाहरण है। किसका? सामाजिक संरचनावाद। सामाजिक संरचनावाद का यह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, समूहीकरण, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, या फिर एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, समूहीकरण होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार ये नहीं होना चाहिए, छात्रों की सक्रिय सहभागिता ये भी होना चाहिए, एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। इसका आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गित किया जा सकता है। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक कारक है। बुद्धि एक संरचना है। तो इसका आंसर है, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। तो आंसर इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लिए शिक्षक अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, प्रत्येक के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोधन में अंतर ज्ञात करना चाहिए। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न पूछ दोनों होने चाहिए। तो बच्चों की स्मरण शक्ति लो पेपर पेंसिल द्वारा परखना चाहिए। बताएं इसका आंसर। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की तुलना ये गलत है। प्रत्येक 5वें कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए, ये भी गलत है। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न दोनों होने चाहिए। तो ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने के कौशल का, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, स्व आकलन, समूह आकलन का समावेश। बताएं इसका आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो ये करती है स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले
विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा ऑप्शन है इसका, विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। चौथा ऑप्शन है वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं ट्यूशन रखने को। तो चौथा ऑप्शन गलत, तीसरा भी गलत। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। और पहला ऑप्शन, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित किया जाए। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके लड़के व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर। गलत है। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेंगी व लड़के भाषा में व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादिता भूमिकाओं में प्रस्तुत करेंगे। डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करे। तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। हो सकता है इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए, तो अलग ये गलत है। इनसे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनसे बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं हैं। तो तीनों ये ऑप्शन गलत हैं। आंसर इसका है, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। तो बी इसका सही आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कथन विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। समावेश से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित श्रवण रूप से बाधित हैं या इन्हें बेकार है। बताएं इसका आंसर। ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है क्या करना चाहिए, क्या प्रावधान करना चाहिए? बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिले, बहुत से द्रव्य सृष् नहीं, ये तो गलत है। ब्लैक बोर्ड पर बोर्ड, क्योंकि वो दृष्टिबाधित ही ये देख नहीं सकता है। तो इसका जो आंसर है, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना, गलत है। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना, मानकीकृत आकलन निश्चित करना, त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता। जिन्हें अधिगम विकार है सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृत उपयुक्त है? विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना चाहिए। बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसी की जा सकती? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्पर द्वारा या फिर किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, मौलिक सोच द्वारा, बहुत समाधानों की क्षमता के द्वारा। तो आंसर होगा इसका तीसरा और चौथा, बी इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायक है। आंसर इसका पहला ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ... तरीके से सीखते हैं और बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते। आंसर इसका पहला। अगला क्वेश्चन है, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये गलत है ऑप्शन। संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। दूसरा आंसर भी गलत है। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। हो सकता है चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है। तो आंसर इसका होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में अवबोध या उपलब्धि प्रेरित करना चाहिए या फिर उपलब्धि उद्देश्य करना चाहिए या फिर असफलता न होने देने से असफलता स्वीकार करना चाहिए या फिर असफलता स्वीकार करना। तो इसका आंसर है उपलब्धि उद्देश्य। इसका आंसर क्या होगा? उपलब्धि उद्देश्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं?
विद्यार्थियों के अन्य समकक्षीय की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता विद्यार्थियों का निरुत्साह, क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी इनाम पर निर्भर है। वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की क्षमता। विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्नता। तो आंसर है पहला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समवयस्क समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। कला विधि एक चरण सही है। सहानुभूति, मिलती जुलती समस्याओं को समाधान को रखना चाहिए, ये भी चाहिए। तुलनात्मक उपाय, तो इसका आंसर है बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो आज ये CDP बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो आप लोग Mind5 अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर CTET की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। Mind5 अकेडमी, मैं दीपक सर प्रतिदिन क्लास लेता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आने वाली जो क्लास हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।